मैं हूं मिस्टर क्रीपी नाश्ता। क्राइम ऑफ पैशन के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। I need an ambulance at what's the rush? My daughter is taking some pills. She's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Is she conscious? Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka, Ashley. ये जो 911 कॉल पे आवाज़ आप सुन रहे थे, ये आवाज़ एक घबराई हुई माँ स्टेसी कैस्टर की है। अगर स्टेसी आपको ड्रिंक्स पे बुलाए तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप ना जाएं। नॉट दैट कि वो आपको बुलाएगी, पर थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। स्टेसी कैस्टर स्टेसी डेनियल्स के नाम से पैदा हुई, क्ले स्टेट, न्यूयॉर्क, इन 1967। स्टेसी बचपन से ही तेज़ और एक क्विक लर्नर थी। अपस्टेट न्यूयॉर्क में स्कूल से कॉलेज तक स्टेसी का एक ही सपना था, कानूनी पढ़ाई करके लॉयर बनना। पर एक इंसान उसकी लाइफ में एंटर करता है और उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है, और बदले में स्टेसी भी उसके जीवन की दिशा बदल देगी या फिर छोटी कर देगी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। उस शख्स का नाम है माइकल वॉलेस। स्टेसी 17 साल की कच्ची उम्र में माइकल से मिलती है। 1985 में दोनों अपने कॉमन फ्रेंड्स की वजह से टच में आते हैं। स्टेसी माइकल को लव ऑफ हर लाइफ बुलाने लगती है। स्टेसी को माइकल से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और बहुत ही जल्द दोनों को जुदा करना नामुमकिन हो जाता है। दोनों मिलने के 3 साल बाद शादी कर लेते हैं और स्टेसी के जीवन में खुशियों के 4 चांद लग जाते हैं। दोनों की खुशियों को 8 गुना करने के लिए उनके 2 सुंदर सुंदर बेटियां भी होती हैं, एशली 1988 में और ब्री 1991 में। स्टेसी को इमरजेंसी एम्बुलेंस डिस्पैच कंपनी के लिए काम मिल जाता है और माइकल एक मैकेनिक की जॉब में लग जाता है। दोनों लोअर मिडिल क्लास जीवन बसर कर रहे हैं। माइकल को बेटियां होने के बाद नशे की लत पड़ जाती है, जो उनके बसे बसाए जीवन को धीरे धीरे तबाह कर रही है। जैसे कि कई परिवारों में होता है, माँ को अलग बच्चा पसंद होता है, बाप को अलग बच्चा पसंद होता है, वैसा ही माइकल और स्टेसी के परिवार में हुआ। माइकल और स्टेसी को अलग अलग बेटियों से ज़्यादा लगाव होने लगा। माइकल को छोटी बेटी ब्री से और स्टेसी को बड़ी बेटी एशली से। माइकल के चाल चलन बच्चे होने के बाद थोड़े बदल भी जाते हैं। वो बाहर की औरतों पे डोरे डालने लगता है और स्टेसी को इस बात की भनक लग जाती है। माइकल की बदचलनी इतनी बढ़ जाती है कि फाइनली 1999 में क्रिसमस के आसपास स्टेसी ने माइकल से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। लेकिन त्योहारों के सीज़न और बच्चों की खुशी के चलते स्टेसी ने डिवोर्स का प्लान थोड़ा डिले कर दिया और ईयर 2000 में डिवोर्स लेने का फैसला किया। लेकिन क्रिसमस के आसपास ही माइकल बहुत बीमार हो गया। लगभग 6 हफ्तों तक माइकल की बीमारी बढ़ती चली गई। अचानक से हुई इस बीमारी से माइकल धीरे धीरे कोप अप कर ही रहा था, पर वो इस बीमारी से कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया। उसका सारा दिन बिस्तर पे या उल्टियां करने में निकल रहा था। क्रिसमस पे माइकल खाने की मेज़ तक आने के लायक नहीं था और जनवरी 11 को उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। डॉक्टर ने डेथ को हार्ट अटैक से होना बताया। सबको बहुत सरप्राइज हुआ कि माइकल की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी हार्ट से रिलेटेड, और कुछ ही महीने पहले तक तो वो एकदम फिट था और बहुत ही हेल्दी था। फिर उसे
इन चंद महीनों में ऐसा क्या हुआ कि लेटे लेटे उसने अपने सोफे पे आखिरी सांस ली। 38 की उम्र में हार्ट अटैक होना एक बड़ी बात थी, लेकिन स्टेसी ने पोस्टमार्टम करवाने की जहमत नहीं उठाई और माइकल और स्टेसी के प्यार की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। स्टेसी को माइकल की मौत के बाद इंश्योरेंस के $50,000 मिले और स्टेसी दोनों बेटियों को डिज्नीलैंड घुमाने ले गई। अब वो 4 से 3 रह गए थे, पर थोड़े दिनों तक ही, क्योंकि वो फिर 4 होने वाले थे और फिर 3। आइए देखते हैं। Communications, can I help you? My name is Stacey Gaster, and my husband didn't show up to work this morning. I don't know what's going on. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself or? Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. माइकल वॉलेस के हार्ट अटैक से मरने के 5 साल बाद हार्ट अटैक, जी हाँ, स्टेसी ने ये 911 कॉल किया था। स्टेसी 911 ऑपरेटर को अपने नए दूसरे पति, जिसका नाम डेविड कैस्टर है, के बारे में बता रही हैं, जो पिछले कई दिनों से खुद को बेडरूम में बंद करके बैठा है। वो कह रही है कि डेविड बहुत अजीब बातें कर रहा था और हैवी ड्रिंक कर रहा था और खुद को बंद कर लिया और अंदर से पूछने पर कोई जवाब भी नहीं दे रहा। स्टेसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुबह से जब स्टेसी डेविड को आवाज़ लगा रही थी और डेविड कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो स्टेसी डर गई कि डेविड अंदर कुछ कर ना बैठे, इसीलिए उसने पुलिस को 911 पे कॉल कर दिया और पुलिस के डेप्यूटीज़ भी मौके पे पहुंच जाते हैं और बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्हें अंदर मिलती है डेविड कैस्टर की बॉडी, जो बेड पे मुंह के बल पड़ी है, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। डेविड की मौत से स्टेसी गहरे सदमे में चली जाती है, क्योंकि पहले हस्बैंड के बाद उसका नया हस्बैंड भी अपनी जिंदगी की लंबाई नाप लेता है और अभी शादी को जुम्मा 2 साल भी नहीं हुए हैं। डेविड और स्टेसी का रिश्ता स्टेसी के बॉस ने करवाया था और दोनों 2003 में ब्याह रचाते हैं। डेविड का खुद का HVAC का बिजनेस है और डेविड की पहली शादी से उसका एक लड़का है जिसका नाम है डेविड जूनियर, जो फौज में है। डेविड जूनियर की अपनी सौतेली माँ और बहनों से कुछ ज़्यादा खास नहीं बनी और वो घर छोड़ देता है, हालांकि रिश्ते फिर भी कायम रखता है। तो बात ये हुई कि इस अगस्त 2005 को डेविड और स्टेसी की दूसरी एनिवर्सरी होने वाली थी और डेविड ने दोनों के लिए 2 हफ्तों की मस्त वेकेशन प्लान की थी, लेकिन स्टेसी अपनी लड़कियों को 2 हफ्तों के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी और वो जाने से साफ मना कर देती है। इसी बात से नाराज़ होकर डेविड खुद को बेडरूम में बंद कर लेता है और अकेला चला जाता है फॉरएवर वाली वेकेशन पे। पुलिस और स्टेसी बहुत ही आराम से इसको रेज सुसाइड का नाम देके केस क्लोज करने में लग जाते हैं, पर डेविड के रिलेटिव्स इस बात को नहीं मानते और पुलिस पे प्रॉपर मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर डालते हैं। पुलिस को फिर घर से कुछ सबूत भी मिल जाते हैं। I took this picture of one like it out of my folder and I showed it to Stacy and said I had a question for you. Stacy, regarding these glasses that were on top of the nightstand next to David's bed, you told us earlier that you had gotten David some cranberry juice and some water. By looking at the photo, would you be able to tell me which glass it was that you brought into David? Stacy leaned into the photo, was looking at it, at which time she said, when I poured the antifreeze,
I mean a cranberry juice. You're confusing me. You're jumping all over the place. पुलिस को कचरे के बिन से एक टर्की बेस्टर मिलता है जिसमें अल्कोहल की ट्रेसेस होती हैं और डेविड की लाश के पास से जो विस्की का ग्लास मिलता है उस पे स्टेसी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। स्टेसी के अकॉर्डिंग तो डेविड अंदर अकेला बंद था, फिर ग्लास पे सिर्फ स्टेसी के प्रिंट्स क्यों? और यही बात पुलिस डिटेक्टिव्स स्टेसी से पूछते हैं, ये आपकी उंगलियों के निशान डेविड के ग्लास पे कैसे आए जी? तो स्टेसी हड़बड़ाहट में गलती से झूठ की जगह सच बोल देती है। वो बोलती है ग्लास में जब मैं डेविड को एंटी फ्रीज पिला रही थी, मेरा मतलब क्रैनबेरी का जूस पिला रही थी, तब आ गए होंगे। ये जबान का फिसलना स्टेसी के लिए महंगा साबित होगा। डिटेक्टिव्स इस बात को पकड़ लेते हैं और स्टेसी घबरा के अपने लॉयर को बुला लेती है। इस बात से पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। अब पुलिस स्टेसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और पुलिस स्टेसी का फ़ोन टैप करना चालू कर देती है। स्टेसी के फ़ोन रिकॉर्डिंग से ये साफ झलकता है कि वो बहुत ही पैनिक कर रही है क्योंकि अब उसे पकड़े जाने का डर होने लगा है। पर दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ खड़ी रहती हैं और एक भी इल्ज़ाम अपनी माँ पे लगने नहीं देती। वो ये मानने से भी इनकार कर देती है कि उनकी माँ कभी ऐसा कुछ कर सकती है। Oh my God, that bastard came to your school. लेकिन जब पुलिस स्टेसी की बेटी एशली के कॉलेज जाके पूछताछ करती है, स्टेसी घबरा के एशली को बोलती है, तुम बेटा घर आ जाओ, हम घर पे बैठ के आराम से बातें करेंगे। और स्टेसी के कहने पे एशली कॉलेज से घर आ जाती है। शाम को स्टेसी और एशली खाना खाते हैं और फिर ड्रिंक्स करते हैं। घर में अब सिर्फ मदर स्टेसी और डॉटर एशली है। सबसे छोटी डॉटर ब्री अपने कॉलेज में है और उसको स्टेसी ने बुलाया भी नहीं। वैसे भी स्टेसी को एशली से ज़्यादा लगाव था। अगले दिन दोनों स्टेसी और एशली फिर खाना खाते हैं और फिर ड्रिंक करते हैं, पर आज का ड्रिंक कुछ अलग ही होता है। ड्रिंक करने के बाद एशली बेहोश हो जाती है। I need an ambulance at Marshall Road. My daughter is taking some pills. She's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Is she conscious? Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka, Ashley. Is that her? Oh, she's throwing up. She's throwing up. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. This is not happening. 911 कॉल पे स्टेसी कहती है कि एशली ने खूब सारी दवाई की गोलियां खा ली हैं और एक बोतल वोडका भी पी ली है और इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और उसे उल्टियां हो रही हैं। ये 911 कॉल स्टेसी अगले दिन करती है। रात को एशली के बेहोश होने के बाद स्टेसी उसे घसीट के बेडरूम के बेड पे डाल देती है और खुद सोने चली जाती है। अब किस्मत का चक्कर देखिए कि ब्री, जिसके आने का कोई भी प्लान नहीं था, उसको किसी काम से आना पड़ता है और वो सुबह सुबह घर पहुंच जाती है और अपनी बहन को बेहोश पड़े देखती है और उसके बेड के किनारे एक सुसाइड लेटर होता है। She left a letter. She left a letter. Left a note. यह नोट, जिसमें एक भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और इसे पूरा पढ़ना एक डरावने सपने के बराबर है। इसका सारांश मैं यहाँ आपके लिए कर देता हूँ। इस नोट में एशली माइकल वॉलेस और डेविड कैस्टर, अपना पिता और अपना सौतेला पिता, दोनों को मारने का इल्ज़ाम कबूल कर लेती है और बताती है कि दोनों के ड्रिंक्स में एंटी फ्रीज मिलाया था, दोनों को जहर देके मारा था और माइकल को तो उसने रेड पॉइज़न भी दिया था। ये सारा का सारा काला चिट्ठा वो नोट के अंदर लिख देती है। और अब क्योंकि पुलिस वाले उसकी माँ पे शक कर रहे हैं, वो उससे अब देखा नहीं जा रहा है
और वो तो बस अपनी माँ को खुश देखना चाहती है और सारा इल्ज़ाम जो उसने खुद ने किया है वो अपने सर पे ले लेती है और जहर खा के खुद भी सुसाइड कर लेती है। कितना आसान है ना अब स्टेसी के लिए, क्योंकि बेटी ने तो पतियों को मारा और अब बेटी ने खुद ने सुसाइड कर लिया, तो अब स्टेसी क्या करेगी बेचारी। ये शायद आसान होता भी अगर एशली मर जाती, पर उस दिन ब्री के जल्दी आ जाने की वजह से स्टेसी को 911 पे झक मरा के कॉल करना पड़ा, वरना वो एशली के मरने के बाद 911 पे कॉल करती। इन सारे चक्करों के बीच पुलिस ने एक काम और किया। उन्होंने स्टेसी के पहले पति माइकल की कब्र खुदवा के उसका पोस्टमार्टम करवाया और उन्होंने एंटी फ्रीज के क्रिस्टल उसके गल चुके शरीर से ढूंढ निकाले। एंटी फ्रीज एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसा लिक्विड होता है जो आपके शरीर के गलने की वजह से ख़त्म नहीं हो जाता, वो हमेशा आपकी हड्डियों से या आपके शरीर में चिपका हुआ रहेगा एज अ क्रिस्टल, और वो फॉरेंसिक टीम को मिल जाता है। और स्टेसी ने एक मज़े की बात और करी। स्टेसी ने माइकल, उसका पहला पति, डेविड, उसका दूसरा पति, दोनों को आजू बाजू ही दफनाया। नए और पुराने पति को आजू बाजू वाली कब्र में दफनाया, जिससे कभी मिलने का मन करे तो दोनों एक ही जगह पड़े मिले। और जब तक कुछ दिनों में एशली को भी होश आ गया। पुलिस ने जब उसका बयान लिया तो उसने बताया कि आखिरी चीज़ जो उसे याद है वो ये कि उसकी माँ ने उसे एक ड्रिंक पिलाया और उसे खत के बारे में, नोट के बारे में, किसने मर्डर किया है, किसने सुसाइड किया है, इसके बारे में कोई 1% भी इल्म नहीं, जानकारी नहीं। और इस बयान को सुनने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में नीचे आई और बाहर जहाँ स्टेसी सिगरेट पी रही थी, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में अपनी बेटी को देखने आई थी, और जब पुलिस वहाँ देखी तो वो बाहर आके उसने सोचा कि मैं बाद में मिलूँगी, पहले पुलिस मिल ले, और बाहर आके सिगरेट पीने लगी और वहीं से पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया अपने 2 पति का कत्ल और अपनी बेटी के अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में। तो आप देखिए ये है फुल सर्कल। और रही बात एंटी फ्रीज क्यों यूज़ किया। एंटी फ्रीज बहुत ही मीठा लिक्विड होता है बट जहरीला होता है, और ये अपने खून में जाके क्रिस्टल्स बना लेता है, जिससे कि आपके हार्ट पंपिंग, आपकी आर्टरीज जो है ब्लॉक और क्लॉग हो जाती है इमीडिएटली, और आपको हार्ट अटैक हो जाता है अगर आप 2 चम्मच भी पी लें। और जो टर्की बेस्टर था जो हमें कचरे के बिन से मिला था, वो एक्चुअली में एशली ने डेविड को बेहोश होने के बाद और भी जहर देने के लिए यूज़ किया। उसने टर्की बेस्टर के अंदर जहर भरा, और क्योंकि वो डेविड बेहोश था तो उसका मुंह खोल के डायरेक्ट उसके गले के अंदर वो डालने के लिए टर्की बेस्टर यूज़ किया गया था। हालांकि ट्रेसी की ट्रायल तो बहुत लंबी चली, लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, आइए देखते हैं। Any shadow of a doubt, the person that wrote that note killed Michael Wallace and killed David Castor. There isn't any other explanation. So, did a burglar do it? Forget about it. Did a mafia hitman come in and do this? Don't worry about it. The person that wrote that note killed Michael Wallace and David Castor. These guys are going to tell you about it because an amazing discovery was found on the computer. Not only was this War and Peace of suicide notes not found, but 2 practice notes were found. Now think about it. 2 practice suicide notes on the computer. And we will prove to you, beyond any doubt whatsoever, that this note was written on the defendant's computer at Wetzel Road. We will present evidence to you that this note was generated sometime
before 2:37 p.m. on Wednesday, September the 12th, 2007. Now, what did I just tell you? I just told you that this suicide note, that whoever wrote it, killed 2 people. There isn't any question about that. I just told you that this suicide note, this attempted murder note, had to have been written after 8:40 a.m. when Ashley called her mother and said 2 cops just visited me at school, because it makes reference in the note to that visit by the 2 cops. And the computer forensic analyst that the people will present to you will tell you that that note was generated prior to 2:37 p.m. on Wednesday, September the 12th. Somebody wrote that note. Somebody wrote that note and had it printed at Wetzel Road. Somebody practiced that note the day before. And somebody between 8:40 a.m. and 2:37 p.m. printed out that note and put it in Ashley's bedroom at the appropriate time.